हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण, ठीक है जी हाँ, हिंदी व्याकरण के आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एग्जाम में आप लोगों को पता है कि इस टाइप का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संज्ञा के भेद सहित क्या करें, उसका वर्णन करें। ठीक है, तो संज्ञा की क्या है कि भेद सहित इसका वर्णन करें। तो इस टाइप का प्रश्न बनता है। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ लिया तो संज्ञा से जो हिंदी ग्रामर में ऑब्जेक्टिव के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जो है आप लोग का काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह का ये पूरा संज्ञा का एक तरह का निचोड़ है। अगर आप लोगों ने एक 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 है ना 10 से 20 मिनट आप लोग अगर इस वीडियो को कंटिन्यू देख लिए तो आप लोग को जो है क्या है कि इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आज जो है ये वीडियो जो है आप लोग को इस टाइप से बताने वाला है कि आप लोग इस तरह से कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल है ना, कुछ अलग लेकर आए हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल अलग तरीके से आप लोग को बताया जाएगा कि संज्ञा के भेद सहित क्या करें, वर्णन करें। तो सबसे पहले समझते हैं डिफिनीशन से। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैनल पर आप लोग को पता है कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर जुड़ना ना भूलें जो लोग 10th क्लास की एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम संज्ञा पर बात करते हैं कि संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा का डिफिनीशन क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, है ना, हर एक पार्ट में, है ना। इस और साथ ही साथ इसके लास्ट में आप लोग को बताया जाएगा कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि लास्ट का जो चैप्टर आप लोग को बताएंगे इसमें वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में किस टाइप से संज्ञा से प्रश्न आते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज रहेगा इसमें, है ना, कि आप लोग इसमें क्या देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने बिल्कुल किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है कोई भी खास, है ना, कोई खास, जिसको पर्टिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा उस किसी के भाव आदि नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं हम, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके होंगे लेकिन आज जो आप लोग पढ़िएगा, है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सबसे अलग तरीका आप लोग को बिल्कुल हट के आज आपको बताएंगे, है ना, तो बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए, क्या बता रहे हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं, तो आप लोग को पता है कि किसी भी तरह का कोई भी नाम हो, एनी नेम, है ना, किसी तरह का कोई भी नाम हो हम उसको संज्ञा का रूप ही देंगे। ठीक है, तो क्या हम बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या स्थान तथा भाव आदि नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे व्यक्ति में आ गया कि किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम आ जाए, मोहन आ जाए, महात्मा गांधी आ जाए, है ना, सुभाष, रमेश, सुरेश, यानी इस तरह का कोई भी नाम हो तो हम क्या कहेंगे, उसको संज्ञा ही कहेंगे, है ना। ये व्यक्ति के नाम में आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे बोले राम, तो राम में क्या लग रहा है आपको कि 50 राम होगा, है ना, यानी किसी एक आदमी का ही नाम ना राम होगा, है ना। इस तरह से अगर जैसे हम किसी को बुला रहे हैं राम यहाँ आओ, है ना, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, राम की जगह तो सोहन नहीं आएगा, यानी कि किसी खास आदमी को बुला रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं वही आएगा। तो यहाँ इस तरह से ये क्या हो गया, राम एक क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु का नाम में आ जाएगा, जैसे किसी वस्तु का नाम आ जाएगा, जैसे क्या आ जाएगा, कलम हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, है ना, इस तरह का ये सब वस्तु हो गया। तो ये सब वस्तु भी किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके साथ साथ किसी स्थान का नाम आ गया। स्थान का नाम में हम लोग क्या कह सकते हैं, पटना, रांची, झारखंड, ये देखिए, है ना, ये हो गया स्थान का नाम। ठीक है, भाव का नाम, भाव मतलब हो गया एक तरह का फीलिंग करना, है ना, फीलिंग, यानी अपने अंदर की फीलिंग को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी भाषा में उसको, हिंदी लैंग्वेज में उसको भाव कहते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या आ गया, जैसे किसी का ईमानदारी है, दोस्ती है, प्रेम है, मिठास है, बचपना है, ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे जो शब्द हैं क्या हो गए, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसको कहते हैं, कि किसी भी तरह का कोई भी नाम हो, जैसे वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, है ना, तो किसी तरह का कोई भी नाम हो हम उसको क्या कहेंगे, संज्ञा का रूप ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग को, है ना, वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस तरह का जो है प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि संज्ञा के भेद सहित वर्णन करिए। हिंदी में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो संज्ञा के जो प्रकार हैं वो क्या है कि संज्ञा के
मुख्य रूप से आप लोग को पता है कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ चेंजिंग कर दिए हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं। संज्ञा को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, कितने भाग में? 2 भाग में। अब चलिए 2 भाग के अंतर्गत ही टोटल आ जाएगा। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में आप लोग को ऐसा पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम को बिल्कुल अलग नज़रिए से तोड़ के रख देगा। ठीक है, तो बिल्कुल अंत तक बने रहें, इसको अंत में ज़रूर देखिएगा लास्ट का ये पार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और इसमें क्या है कि आपको संज्ञा बिल्कुल टोटल संज्ञा जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है ना, 2 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एक ही वीडियो में पूरा संज्ञा का निचोड़ इसमें मिलेगा। तो चलिए संज्ञा के मुख्य रूप को, संज्ञा को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या आता है कि गणनीय संज्ञा। क्या आता है? गणनीय। गणनीय मतलब हो गया जिसको गिना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है अगणनीय संज्ञा। तो अगणनीय संज्ञा मतलब क्या लग रहा है? जिसको नहीं गिना जाता होगा। ठीक है, गणनीय संज्ञा में क्या आ जाएगा? जिसको गिन सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे लड़का हो गया, देश हो गया, ये सब गिन सकते हैं ना। कलम हो गया, कॉपी, यानी कि वैसी वस्तु, वैसा शब्द, यानी वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, उसको गणनीय संज्ञा का नाम देंगे। क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा। अब अगणनीय के अंतर्गत क्या आ जाएगा? अगणनीय के अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? जैसे हो गया है ना, दूध, तेल। ठीक है, ये सारे जो संज्ञा है इसको हम क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। तो चलिए इसको बिल्कुल बारीकी से समझते हैं, बिल्कुल डीपली समझेंगे इसको, है ना, किस तरह से ये आता है। तो पहला समझते हैं हम लोग क्या कि गणनीय संज्ञा कहते किसको हैं। तो गणनीय संज्ञा क्या हो जाएगा कि वैसी संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। वैसी संज्ञा जिसे गिना जाता है गणनीय संज्ञा कहलाता है। वैसी संज्ञा, यहाँ पर दिख रहा होगा, वैसी संज्ञा जिसे गिन सकते हैं गणनीय संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? गणनीय संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग बता चुके हैं आप लोग को। जैसे हो जाएगा लड़का, ठीक है, लड़का हो जाएगा, किताब हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा लड़का, किताब, महल, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल, चलिए इसका अच्छी तरह से यहाँ तक आ गया आप लोग को समझ में? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए कि आप लोग को यहाँ तक आया समझ में, आगे बढ़ें। ठीक है, तो गणनीय संज्ञा समझ में आ गया। अब चलिए गणनीय संज्ञा के अंतर्गत 3 पार्ट आता है नाउन का। गणनीय संज्ञा को ही 3 पार्ट, यानी कि तीनों पार्ट जो आप लोग पढ़े हैं 5 पार्ट, उसको 2 ही पार्ट में हम बांट दिए, गणनीय और अगणनीय। जिसको गिन सकते हैं वो गणनीय संज्ञा होगा, जिसको नहीं गिन सकते उसको क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा? चलिए यहाँ से समझिए कि गणनीय संज्ञा के जो है 3 प्रकार है। ठीक है, गणनीय संज्ञा को जो है कितने भागों में बांटा गया? तो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अच्छी तरह से समझते हैं, बिल्कुल डीपली तरीका से, कि वैसी संज्ञा जिससे जाति भर, यानी अर्थात पूरी जाति का बोध हो, यानी कि एक का नाम ले और पूरी समुदाय उसमें शामिल हो जाए, पूरा जाति उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कहें कि वैसे संज्ञा जिससे क्या होता है? जाति भर अर्थात पूरी जाति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा उसको कहेंगे। ठीक है, जैसे हो गया बालक, देश, गांव, कुत्ता, हाथ। बॉडी का कोई भी पार्ट का नाम क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया। याद रखिएगा कि बॉडी का अगर कोई भी पार्ट आ जाए, हाथ, पैर, बाल, कुछ भी आ जाए, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जैसे बोले बालक। अब इसको समझते हैं कि बालक को ही जातिवाचक संज्ञा क्यों कहा जाता है, क्यों इसको रखा गया जातिवाचक के अंतर्गत? क्योंकि बालक बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन में आप लोग को समझाए हैं कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है? जाति भर का बोध होता है ना, यानी एक का नाम ले और पूरा समुदाय का बोध हो जाए, पूरा जाति का बोध हो जाए। जैसे बोले बालक, क्या बालक के अंतर्गत कोई ऐसा बच्चा रहता होगा, छूटता होगा, जो कि बालक के अंतर्गत नहीं आता होगा, है ना? यानी एक का नाम ले जिसको बोलते हैं कॉमन, सभी में क्या हो? कॉमन हो। जैसे बोले देश के अंतर्गत सभी देश आ गया। जैसे कोई भी देश, अमेरिका, भारत, चीन, नेपाल, कोई भी देश का अगर आप नाम ले लीजिए, उसको हम देश ही बोलेंगे।
यानी कि वैसे शब्द जिसको एक का नाम ले और पूरा समूह उसमें आज शामिल हो जाए तो उसको हम जातिवाचक बोलेंगे। यानी सभी में क्या है, देश जो है कॉमन है। गांव बोले तो किसी भी तरह का कोई भी गांव हो, है ना, चाहे दूसरा देश का गांव हो चाहे अपना देश का गांव हो, सबको हम गांव ही बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक का नाम ले और पूरा जाति उसमें शामिल हो जाए। जैसे बोले कुत्ता, ऐसा थोड़ी कि जो छोटा कुत्ता रहता होगा वो नहीं इसके अंतर्गत आता होगा। यानी कि जैसे बोले कुत्ता है तो कुत्ता के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सभी कुत्ते आ जाएंगे। बकरी, ठीक है, सभी आ जाएगा। खरगोश सब आ जाएगा, है ना, चाहे जितना भी इसके वेरिएशन होते हैं। जैसे कुत्ता में अलग अलग टाइप का कुत्ता होता है ना, एक होता है गाँव में, है ना, अलग अलग कलर का होता है। तो ऐसा थोड़ी कि हम कुत्ता बोलें तो सिर्फ काला कलर का जो कुत्ता रहता होगा वही आता होगा। यानी कि जो भी हम नाम लें, जैसे बोले गाय, तो गाय के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जितने भी गाय हैं सभी आ जाएगा। यानी कि एक का नाम ले और पूरी जाति का बोध हो जाए तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे हो गया पैर, यानी बच्चा का पैर हो या बड़ा का पैर हो या जानवर का पैर हो या हाथी का पैर हो, सबको हम पैर बोलेंगे। यानी कि एक का नाम ले और पूरी जाति का बोध हो रहा है तो उसको जातिवाचक कहेंगे। ठीक है, डिफिनीशन से समझिए कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, जाति भर अर्थात पूरी जाति का बोध होता है। अब बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में दे देगा आप लोग को कि हमारा देश क्या है, गरीब है। अब हमारा देश गरीब है लिख देगा और देश जहाँ रहेगा वहाँ अंडरलाइन कर देगा कि देश, इनमें से जो देश है यानी रेखांकित शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, और 4 ऑप्शन दे देगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इस तरह से दे देगा 4 ऑप्शन। अब पूछ देगा कि हमारा देश गरीब है तो ये देश के नीचे हाईलाइट कर देगा और पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि देश जो है किस तरह का संज्ञा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो अगर आप लोग को डिफिनीशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में इससे जितना भी प्रश्न बनेगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि आप डिफिनीशन को अच्छी तरह से समझिए, बाकी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का नाम का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, स्थान या आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझिए कि वैसी संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो, यानी कि जो व्यक्ति को हम बुलाएं वही व्यक्ति अगर वहाँ पर आए, ठीक है, यानी किसी खास व्यक्ति, खास का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, किसी खास स्थान का बोध हो, किसी खास वस्तु का नाम का बोध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छी तरह से हम आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, जैसे बोले किसी व्यक्ति का नाम में हम क्या कह सकते हैं, राम, तुलसीदास, सुभाष, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति का नाम हो, सबको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बोलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले पूरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हो गया स्थान का नाम में हम लोग क्या कह सकते हैं, पटना, बिहार, झारखंड, रांची, उड़ीसा, भोपाल, है ना, किसी भी तरह का कोई भी स्थान या शहर हो, गांव हो, कोई भी स्थान का नाम हो, लेकिन नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा था कि जैसे यहाँ पर शहर लिख देते, शहर भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन शहर का नाम आ जाए, जैसे पटना, बिहार, ये सब क्या है, नाम है, ना कि शहर है। शहर के अंतर्गत आता है, यानी जिसके अंतर्गत टोटल चीज़ आ जाए उसको जातिवाचक बोलेंगे, लेकिन उस जगह का नाम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। अच्छी तरह से समझिए, बिल्कुल आप लोग को डिफिनीशन से ही सब कुछ समझना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, किसी स्थान का नाम, जैसे रामपुर एक गांव का नाम है। ठीक है, लेकिन अगर गांव रहे तो जातिवाचक, लेकिन गांव का अगर नाम रहे, किसी भी तरह का कोई भी नाम रहे, तो हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब जैसे बोले पटना, तो पटना में थोड़ी कि टोटल आ जाएगा, सिर्फ वही आएगा जो हम जिसका नाम ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से खास हो गया, है ना, किसी विशेष हो गया। अब जैसे किसी वस्तु का नाम, तो आप लोग वस्तु का नाम में क्या सुन सकते हैं, जैसे सोनाटा घड़ी है। घड़ी क्या है, घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घड़ी के अंतर्गत टोटल आ रहा है। ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का घड़ी हो, सबको घड़ी ही बोलेंगे। ठीक है, चाहे दीवार घड़ी हो या हैंड वॉच हो, सबको हम घड़ी बोलेंगे, लेकिन यहाँ घड़ी का नाम आ गया, जैसे सोनाटा वॉच, एक तरह की घड़ी का। आप जैसे दुकान में जाके बोलेंगे सोनाटा घड़ी दीजिए,
है ना। तो क्या देगा, वही कंपनी का घड़ी देगा। यानी कि इस घड़ी का क्या है, एक नाम है। तो एक तरह का वस्तु का नाम किसी खास विशेष का नाम आ रहा है। जैसे हो गया राइटोमीटर पेन, एक तरह का कलम का नाम है। तो ये जो नाम कलम क्या है, जातिवाचक है, लेकिन इसमें जो नाम है उस नाम को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु के नाम को हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर नाम आ जाए, ठीक है, ना ही हम समुदाय का बात नहीं कर रहे, उस जाति का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे किसी भी तरह का कोई नाम आ जाए तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला टॉपिक है हमारा समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, पूरी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। ठीक है, यानी कि पूरे समूह अथवा समुदाय का जब बोध हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा गुच्छा। ठीक है, जैसे अंगूर है, चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा क्या है, गुच्छा कभी एक से बनेगा, जब भी बनेगा तो एक से अधिक का। यानी कि जब समुदाय का, समूह का मतलब क्या हो गया, समूह हम कब बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक शामिल हो। समुदाय कब बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक लोग शामिल हो। ठीक है, तो जब एक से अधिक लोग शामिल हो और उसको एक अलग सा छोटा सा नाम दिया जाए तो उस नाम को ही समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हो गया आर्मी, क्या एक आदमी को हम आर्मी कहेंगे, एक सैनिक रहेगा तो उसको तो हम सैनिक कहेंगे, है ना। लेकिन बोले आर्मी, आर्मी का क्या हो गया, एक तरह का आर्मी का जो पुलिस का समूह होता है, सैनिकों का समूह क्या कहलाता है, आर्मी। तो इसके अंतर्गत एक नहीं रहेगा, बहुत एक से ज़्यादा रहेगा। तो जब एक से ज़्यादा आ जाए और उसको एक नाम दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आ गया वर्ग, है ना, वर्ग आ गया। तो वर्ग कब बोलेंगे, वर्ग में क्या अकेले रहेगा, जब भी रहेगा तो एक से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे सभा, क्या एक आदमी का कभी सभा होता है, नहीं होता है, जब भी होगा तो एक से ज़्यादा ही होगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, गुच्छा हो गया। ये सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट में लिखिए यस, हाँ। ठीक है, आप लोग इससे कितना सेटिस्फाइड हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये कितना समझ में आ रहा है। हम जो कहना चाह रहे हैं, आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, वो आपके माइंड तक पहुंच पा रहा है या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, वैसी संज्ञा जिससे पूरी समूह अथवा समुदाय का बोध हो तो समूहवाचक कहेंगे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, गुच्छा, आर्मी, वर्ग। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि समूह का मतलब जिसमें एक से अधिक हो, चाबियों का गुच्छा, है ना, आदमियों, जैसे भीड़, यहाँ पर हम भीड़ भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। भीड़ क्या एक आदमी कभी भीड़ होगा, नहीं होगा, जब भी होगा तो एक से ज़्यादा ही होगा। तो जो भीड़ है, ये भीड़ को अभी हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ठीक है, एक जातिवाचक बता दिए, व्यक्तिवाचक में कैसे पूछ देगा, कि जैसे बोलेगा कि मेरे पास सोनाटा घड़ी है, तो घड़ी को यहाँ सोनाटा को घेर देगा एग्जाम अथी में, है ना, सेंटेंस में, और पूछेगा कि सोनाटा जो है कौन सी संज्ञा है ना, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें पूछ दे कि, है ना, सैनिकों का, जैसे बोले हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, वर्ग के नीचे हाईलाइट कर देगा और पूछेगा वर्ग जो है कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो ये ऑब्जेक्टिव के फैक्ट बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप लोग को तो पूरा ही लिखना है, संज्ञा तथा संज्ञा के भेदों का वर्णन करें। तो अगर इस तरह से आप लोग अगर लिखते हैं तो आप लोग को क्या है, किसी तरह का एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। लेकिन आप लोग उस तरह से लिखते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, अच्छा सबका एक ना डेफिनेशन लिख देते हैं, तो थोड़ा सा क्या लगेगा, घिसा पीटा है ना, उसको क्या कहेगा, एक आध नंबर काट भी सकता है। लेकिन अगर इस तरह से आप लोग बिल्कुल डीपली लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर एग्जाम में कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनते हैं और किस तरह से सब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आप लोग को बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा लंबा है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। लास्ट में आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। चलिए आगे क्या है कि आगणनीय संज्ञा। आप लोग को पता, शुरू में ही बताया था कि संज्ञा के 2 भेद हैं मुख्य रूप से, गणनीय और आगणनीय। गणनीय में हम आप लोग को 3 फैक्ट बताएं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, तीनों को गणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखा गया, यानी कि तीनों को हम गिन सकते हैं, देश को, आदमी को, सभी को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए उसको
गणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया अगणनीय, जिसको नहीं गिना जाता है। तो डिफिनीशन से समझते हैं क्या हो जाएगा कि अगणनीय संज्ञा हम किसको कहेंगे? वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है अगणनीय संज्ञा कहेंगे, जिसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे हो गया ईमानदारी, वफादारी, दूध, पानी, तेल, है ना, कोई भी लिक्विड पदार्थ, क्या हम उसको गिन सकते हैं? सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, तो सबको नहीं, ईमानदारी को नाप नहीं सकते हैं, वफादारी को, ये सब क्या हो गया? एक तरह का भाव हो गया, है ना, एक तरह का फीलिंग है, इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगणनीय के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि ये जो वर्ड हैं इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है उसको अगणनीय संज्ञा कहेंगे। अब बात करते हैं कि अगणनीय संज्ञा के कितने पार्ट में बांटा गया है। तो इसको जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। कितना पार्ट में? तो 2 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, अगणनीय संज्ञा के प्रकार। तो अगणनीय संज्ञा जो है इसके 2 प्रकार हैं, भाववाचक और दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा द्रववाचक। ठीक है, भाववाचक समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, क्योंकि भाववाचक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा भाववाचक? वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध हो। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे राम किताब पढ़ रहा है ना, राम की किताब क्या है? नई है। राम की किताब नई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाव क्या बता रहा है कि उसका गुण क्या है कि नया है। किताब तो है लेकिन गुण क्या है? उसका नया है। तो एक तरह का ये गुण हो गया। उसका धर्म, है ना, उसके अंदर की कुछ फीलिंग को व्यक्त करे। जैसे राम ईमानदार है, तो एक तरह का क्या हो गया? उसका स्वभाव है, उसका नेचर है कि वो ईमानदार है। तो इस तरह का जब कंडीशन आ जाए तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे? वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा हम कहेंगे। जैसे हो गया ईमानदारी, अच्छाई, काली, मीठी इत्यादि, है ना। तो आप लोग को क्या है कि ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके उदाहरण सहित इसका वर्णन करें। ठीक है, तो उदाहरण सहित बोलेगा तो आप लोग को जो है यहाँ तक लिखना है ना, आगे बताएंगे कहाँ तक है ना, एग्जाम में लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर समझ गए कि भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिसको क्या कहेंगे कि वैसी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण और धर्म और स्वभाव का बोध कराता हो। जैसे ईमानदारी, है ना, मोहन की ईमानदारी क्या है? प्रसिद्ध है, यानी कि यह ईमानदारी को हाईलाइट कर देगा नीचे, है ना, नीचे क्या कर लेगा? हाईलाइट कर देगा। मोहन की ईमानदारी अच्छी है ना, प्रसिद्ध है ना। राम की गाय काली है, तो काली को हाईलाइट कर देगा नीचे और पूछेगा कि ये काली जो शब्द है, रेखांकित शब्द जो है, वो कौन सी संज्ञा है? तो क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। इससे इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलता है। चलिए, आगे है द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? कि वैसी संज्ञा जिसे किसी द्रव या धातु का बोध हो, अर्थात जिसे नापा या तौला जा सके, तो उसको क्या कहेंगे? हम द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो द्रववाचक संज्ञा कहेंगे उसको। कि वैसी संज्ञा जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, अर्थात जिसे नापा या तौला जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल से किस तरह से हो सकता है? किसी द्रव का नाम, जैसे हो गया, द्रव में आ गया चावल, पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है? एक तरह का लिक्विड पदार्थ है। क्या ये सब को हम क्या कर सकते हैं? कभी हम तौल सकते हैं, है ना? इस तरह का क्या कर सकते हैं? इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए इसको अगणनीय कहा जाता है। ठीक है, और द्रव कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड पदार्थ है। ठीक है, चावल हो गया, पानी हो गया, अर्थात जिसे हम नापा तौला जा सके। तो ये सब क्या कर सकते हैं? गिना नहीं जाता, बल्कि तौल या नाप सकते हैं। और किसी धातु का, जैसे हो गया सोना, चांदी, तांबा, तो ये सारे जो हो गया, ये सारे जो वर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लास्ट होगा, है ना, कुछ देर में अब ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो यहाँ तक याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप लोग को कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके, है ना, भागों का वर्णन करें, है ना, इसके भेद सहित वर्णन करें, तो यहाँ तक आप लोग को लिखना है। तब आप लोग को क्या है कि अच्छी तरह से कोई नंबर मिलेगा। यहाँ तक आप लोग को एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है।
जितना हम यहाँ तक बताए हैं, ठीक है। या फिर अपने लैंग्वेज में भी आप इसे लिख सकते हैं, वही जो पहले से लिखते आ रहे हैं ना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, और क्या आ जाएगा इसमें? इसका पार्ट, टोटल 5 पार्ट है। चलिए, इसमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा देखिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपको संज्ञा का डिफिनीशन देना है एग्जाम्पल के साथ, और ये सब क्या करना है, ये 5 पार्ट बताना है, ठीक है। ये 5 पार्ट बताना है आप लोग को कि संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो ये 5 पार्ट होते हैं संज्ञा के, और इसका क्या करना है, जो हम पीछे डिफिनीशन बताए हैं उस तरह का डिफिनीशन क्या करना है, इसमें लिख देना है। तो ये हो गया शॉर्टकट रूप, और वो जो हम बताएं आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग बताएं, ताकि एग्जाम में नंबर नहीं कटे आप लोग का, ठीक है। क्योंकि हिंदी से आप लोग को पता है कि हिंदी जो है, हिंदी से एग्जाम में बहुत सारा नंबर काटा जाता है ना। आपके हर्षिकार, दीर्घिकार, इस तरह का अगर कुछ मिस्टेक करते हैं आप एग्जाम में तो इससे भी नंबर कटते हैं। तो आप जब भी लिखते हैं कोई भी हिंदी सा वर्ड तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोग को अभी जस्ट बताते हैं। दूसरा क्या आ सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। पहले तो 5 भेद था, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के जो है वो 2 भेद हैं। कितना है? 2 भेद, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, ठीक है। यदि लॉन्ग में लिखना है आप लोग को तो ये लिख देना, और इसका टोटल जो हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, उतना लिखना है आप लोग को। आगे है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग को पता है, जैसे पूछ देगा कि राम क्या है? राम एक ईमानदार लड़का है। तो राम एक ईमानदार लड़का, इसमें रेखांकित शब्द जो है ईमानदार, ये जो ईमानदार दिख रहा है, ठीक है, ये ईमानदार, ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ईमानदार शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चलिए, इसको अच्छी तरह से आप लोग को दिखाते हैं। राम एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका? एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। चलिए, पूछेगा कि राम एक ईमानदार लड़का, यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। चलिए, क्या पूछेगा कि राम एक, ठीक है, ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर जो ईमानदार है, ठीक है, ये जो ईमानदार शब्द है, पूछेगा कि ये रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दे देगा। जातिवाचक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, तीसरा दे देगा भाववाचक, और चौथा जो ऑप्शन दे देगा वो दे देगा सभी, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदार। अभी आप लोग को पता है कि ईमानदार जो है एक भाववाचक संज्ञा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता है। अब जैसे पूछेगा कि राम बचपन में नटखट था, तो बचपन को हाईलाइट कर देगा, पूछेगा कौन सी संज्ञा है। तो बचपन आप लोग को पता है कि कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। नीचे में लिखिए आप लोग को ये कितना हेल्पफुल है। हम लोगों ने जो थोड़ा सा चेंज किया है आप लोग के, है ना, एग्जाम ऑफ व्यू से, वो आप लोगों के लिए अच्छा है या पहले जैसा राम श्याम जैसे पढ़ते थे उस तरह से अच्छा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम आप लोग को चेंज किए, थोड़ा सा डाइवर्ट किए आप लोग को, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस तरह से आप लोग अगर लिखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए आप लोग, कमेंट में लिखिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, लाइक कर देना है। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना है, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप लोग को ये वीडियो कितना अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो आप लोग का बहुत बहुत। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, ठीक है, कि आज जो हम बात करेंगे वो कारक पर बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कारक है ना, हिंदी ग्रामर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं कि कारक क्या है, इसके भेद सहित इसका वर्णन करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए ज़रूर बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप लोग को टाइम टू टाइम मिले और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि कारक पर। तो कारक में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कारक क्या है,
कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित भेद सहित इसका वर्णन करें। ठीक है, तो जी हाँ, टोटल एक ही वीडियो में आप लोग को यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा कि कारक क्या है, इसका परिभाषा और इसका डिफिनीसन। ठीक है, पूरा डीपली आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। और आज के बाद ना ही ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव, कहीं से भी कारक से क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का। ठीक है, ये गारंटी देते हैं, क्योंकि इतना डीपली आप लोग को इसमें बताएंगे कि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा सेशन है कि कारक की परिभाषा। सबसे पहला पूछता है कि परिभाषा। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन बनता है, इससे 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, कारक क्या है, भेद सहित उदाहरण सहित इसका वर्णन करें। ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, जो कि हिंदी से पूछे जाते हैं। और ये पूछ लिया जाता है इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे बहुत क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं तो हिंदी ग्रामर के कारक से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा, कारक की परिभाषा क्या है। देखिए, कारक क्या है कि उसको हम कारक कहेंगे जिससे किसी जो कार्य करने वाला होता है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वही कारक है। जैसे मैं खा रहा हूँ, खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या है, एक कारक है। याद रखिएगा, मैं क्या है, एक कारक है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है कुछ उदाहरण कि कारक के कुछ एग्जाम्पल है कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था हमारा डेफिनेशन कि कारक क्या है, कारक वह है जिससे किसी कार्य को करने वाला, यानी कि जो भी क्रिया करता है, यानी कि काम करने में जो भूमिका निभाता है उसी को हम कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या करते हैं कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। कौन जा रहा है, वह। तो वह जो होगा हमारा ये हो जाएगा कारक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वह पहाड़ों के बीच में है। तो यहाँ पर कौन पहाड़ों के बीच में है, तो वह हो जाएगा हमारा कारक। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि नरेश खाना खाता है। तो यहाँ पर नरेश यानी कौन क्रिया किस पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी काम करने का काम जो है कौन कर रहा है, नरेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेश। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप इसका लॉन्गली डिफिनीसन समझते हैं। इसका जितना भी पार्ट है, जितना भी भेद है, और विथ एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल डीपली समझते हैं। इसका पूरा निचोड़ आप लोग को यहाँ पर बताएगा। और यहाँ पर क्या फ़ायदा ये है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आप लोगों को एक ही वीडियो में टोटल चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके भेद, उदाहरण, एग्जाम्पल, बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो आज के बाद कारक से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव। चलिए, तो आप लोगों को पता है कि कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा, कारक के कुल जो है 8 भेद होता है। ठीक है, कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि कारक के कितने भेद हैं, 2, 4, 5, 6, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसको देखिए कुछ चिन्ह होता है, चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाया जाता है और चिन्ह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक है, अगर आप लोग को है ना लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा तो आप इसके चिन्ह जो सिंबल होते हैं उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो जैसे कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने, तो इसका सिंबल क्या हो जाता है, ने। कर्म को। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग को डीपली यहाँ पर बताया जाएगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहचानने का नियम डिफिनीशन में ही आप लोग को बता दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोग को। अगर नहीं समझ में आए तो आपको लास्ट में भी बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहला आता है कर्ता कारक। थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं अच्छे से आप लोग को ताकि दिखे। तो देखिए, कर्ता कारक क्या है, वह जो वाक्य में क्या करता है, कार्य करता है, वही कर्ता कारक कहलाता है। किसी भी वाक्य में जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। ठीक है, यानी कि कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य करने का क्या होता है, पता चलता है, कार्य करने वाले का पता चलता है। तो आप लोग को इतना नहीं लिखना है डेफिनीशन। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है कि कर्ता वह रूप है, कर्ता वाक्य का वह रूप है
जो जिससे किसी कार्य के होने का क्या होता है पता चलता है, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन आप लोग को इतना लंबा नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे को किसी कार्य के करने वाले का पता चलता है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है ये होता है ने। बताए थे आप लोग को कि कर्ता ने। ठीक है, तो इसका पहचानने का तरीका क्या है कि जिस वाक्य के बगल में ने लगा हुआ रहे वही वाक्य क्या होगा, हमारा कर्ता होगा। उदाहरण के तौर पर रामू ने अपने बच्चों को पीटा, तो यहाँ पर पूछेगा कि कर्ता कौन है, तो क्या हो जाएगा, रामू, क्योंकि काम करने का काम कौन कर रहा है, रामू, तो रामू हो जाएगा कर्ता। पहचानने का नियम क्या है कि इसके बगल में ही ने लिखा हुआ है, इसके बगल में ही क्या है कि ने लिखा हुआ है। देखिए दूसरा है समीर जयपुर जा रहा है। कौन जा रहा है जयपुर, तो समीर, तो समीर हो जाएगा कर्ता कारक। नरेश खाना खाता है, कौन खाता है, नरेश, और कहीं कहीं क्या होगा कि ने लगा हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो काम करता है, जिस काम को जो करता है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, वही हमारा कर्ता कारक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कर्म कारक। ठीक है, आगे हमारा कर्म कारक। कर्म कारक क्या है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर उस वाक्य की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, काम का असर पड़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। इसका पहचानने का नियम क्या है कि इसका विभक्ति में को लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, को लगा हुआ रहेगा। फिर से इसका डेफिनेशन समझिए अच्छे से कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि गोपाल ने राधा को पीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो दो नाम है, तो आप कैसे पहचान पाइएगा कि कौन सा कर्ता है और कौन सा कर्म कारक है। तो अभी बताएं कि जो कर्म कारक होगा उसके बगल में को लगा हुआ रहेगा, जो कर्ता कारक होगा उसके बगल में ने लगा हुआ रहेगा। तो आप लोग जल्दी बता सकते हैं कि ये जो है कर्ता है, ठीक है, और ये राधा जो है ये क्या है, कर्म है, क्योंकि ये को लगा हुआ है। देखिए डिफिनीशन में क्या था कि किसी वस्तु या व्यक्ति पर किसी वाक्य में जिस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, गोपाल ने राधा को पीटा, तो किसको पीटा, तो राधा को पीटा, तो क्या हो जाएगा, राधा को बुलाया, तो राधा हो जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, तो यहाँ पर बच्चे जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक, लेकिन माँ जो होगी वो क्या होगी, कर्ता कारक। चलिए दो चीज़ में आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए यहाँ तक आ गया समझ में आप लोग को। चलिए जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा करण कारक, यानी कि वह साधन जिससे क्रिया होती है वही करण कारक कहलाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, क्रिया होती है वही करण कारक कहलाता है, यानी कि जिसकी सहायता से किसी काम को किसी काम का अंजाम दिया जाता है, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वही हमारा करण कारक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो किसके द्वारा काम किया जा रहा है, गाड़ी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो इसका पहचानने का दो ही तरीका है, एक क्या रहेगा, के द्वारा लगा हुआ रहेगा, और दूसरा रहेगा से। तो दो विभक्ति इसका होता है पहचानने का। याद रखिएगा कि करण कारक करण से के द्वारा, से और के द्वारा इसको पहचान सकते हैं। तो इसकी विभक्ति पूछ लिया जाएगा एग्जाम, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या पूछ लिया जाएगा कि देखिए इस तरह से पूछा जाएगा कि बच्चे गाड़ियों से खेलते हैं, तो इसमें से करण कारक कौन है, तो क्या हो जाएगा, गाड़ियाँ, गाड़ियाँ हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, करण कारक। अगला है कि पत्र को कलम से लिखा गया है, तो यहाँ पर कलम से लिखा गया, किससे लिखा गया, किसके द्वारा काम हो रहा है, कलम से, तो कलम हो जाएगा हमारा करण कारक। राम ने रावण को पीटा, राम ने रावण को बाण से मारा, किसके द्वारा मारा गया है, बाण से, तो बाण हो जाएगा हमारा करण कारक, रावण हो जाएगा कर्म कारक और राम हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, आगे समझ में कंप्लीटली। वही तो डेफिनेशन में बताया गया है कि वह साधन जिसके द्वारा क्रिया होती है
यानी कि दूसरा में कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से किसी काम को क्या किया जाता है, अंजाम दिया जाता है, उसको हम करण कारक कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? कितना इजी आप लोग को समझाया जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद करने की हमें नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या किसको कहेंगे? संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होता है? संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। ठीक है, यानी कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वही तो संप्रदान कारक है। ठीक है, इसका पहचानने का नियम क्या है कि इसका विभक्ति चिन्ह में के लिए या को लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? के लिए या को। याद रखिएगा कि को पहले भी आया था, को 3 जगह आया है को। तो कैसे पहचानेंगे? तो डिफिनीशन में, यहाँ पर डिफिनीशन मायने रखता है कि जब किसी वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए तो उसको कहेंगे संप्रदान कारक। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि माँ ने अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। अब यहाँ देखिए बच्चे के लिए, यहाँ पर पहचान गए कि के लिए लगा हुआ रहेगा तो हमारा संप्रदान कारक होगा। क्या रहेगा? संप्रदान को के लिए। पहचाने का क्या होगा? संप्रदान को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चे जो होंगे ये हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। जैसे मैं हिमालय को जा रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए जा रहा है? हिमालय के लिए जा रहे हैं, तो हिमालय को हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, यहाँ पर कर्म को भी होता है लेकिन कर्म को नहीं समझना है, वो उसका अलग मैटर था। तो डिफिनीशन से आप लोग को मेनली क्या है, डिफिनीशन थोड़ा माइंड में रखना है कि डिफिनीशन में आप लोग को क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं हिमालय को जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हिमालय जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपादान कारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करना है, थोड़ा सा बोरिंग फील नहीं करना है आप लोग को, अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप लोग क्या, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे लिए बोरिंग होता है, बोरिंग मतलब जो हमारे मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, एग्ज़ाम में उसी से क्वेश्चन बनते हैं। एक बात याद रखिएगा कि देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब क्या करते हैं, पूरा रगड़ के पढ़ते हैं, मैथ, क्योंकि ये सब क्या होता है कि सभी पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को वो पढ़ना है कि जो जो क्या होता है जिस पर सभी लोगों का ध्यान नहीं है, वो आप लोग उस पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो अपादान कारक का डिफिनीशन समझते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अपादान कारक की विभक्ति जो होता है, ठीक है, यह होता है को के लिए अपादान। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होगा, ये सब फालतू चीज़ पर ध्यान नहीं देना आप लोग को। सिंपल सा डिफिनीशन समझना है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप का क्या होता है, दो वस्तुओं को अलग होने का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी वस्तु, दो वस्तुओं को क्या होता है, अलग होने का बोध हो। ये सिंपल सी समझना है कि वैसे यदि किसी वाक्य में दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। इतना लंबा रटने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोग को। यदि किसी वाक्य में दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अपादान कारक। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल डाल देना है, बस एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, जैसे सुरेश छत से गिर गया। छत अलग हो गया, सुरेश और अलग हो गया, दोनों का रिलेशन जो है वहीं पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत से गिरना क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा अपादान कारक। सांप बिल से बाहर निकला। कहाँ से? बिल से निकला, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, या पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, दोनों क्या है? अलग है, तो सूर्य से यानी कि सूर्य हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, बहुत ही हाईलाइटेड है, छठा है संबंध कारक। किसको कहेंगे?
संबंध कारक किसको कहेंगे, इसको भी छोटा सा रटना है। देखिए इतना लंबा रटने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप लोग को, जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ना कि लिखे हुए बातों पर, ठीक है। तो संबंध किसको कहेंगे कि जैसा कि हमें कारक से नाम से ही पता चलता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एक संबंध जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यदि संज्ञा या सर्वनाम का किसी रूप में यदि हमें दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता हो, या सिंपल सा इसको डिफिनीशन में क्या करना है कि वैसी यदि किसी वाक्य में दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। इतना लंबा हम फालतू क्या करें, है ना, ये सब कोई ज़रूरी नहीं इतना लंबा रटने का। सिंपल सा समझना है कि यदि किसी वाक्य में, आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स में जो हम लोग बोलते हैं वही नोट करना है आप लोग को, ठीक है। इन्हें कितना बड़ा बड़ा डिफिनीशन देखकर आप लोग को डर जाना है, तो इतना रटने की कोई ज़रूरत नहीं कि यदि किसी वाक्य में किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध करा रहा हो, बोध कराता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संबंध कारक। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल डाल देना है, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। इसका पहचानने का तरीका क्या है कि का, के, की, ना, ने, नी, न, रा, रे, री सब होता है, ठीक है। तो ये इसका पहचानने का ये कुछ तरीका है, ठीक है। कुछ जैसे वह राम का बेटा है, संबंध बता रहा है कि वह राम है, लेकिन किसका बेटा है, वह जो है राम का बेटा है, तो राम का बेटा है ना, तो राम क्या हो जाएगा, हमारा संबंध कारक हो जाएगा। यह सुरेश की बहन है, ठीक है, सुरेश की बहन, तो सुरेश क्या हो जाएगा, जिसके बगल में वो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वही हमारा क्या होता है, कारक होता है। तो सुरेश क्या हो जाएगा, हमारा संबंध कारक। वह सुनील की किताब है, यह सुनील की किताब है, तो क्या हो जाएगा, सुनील की किताब, तो सुनील हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस में सुनील जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, संबंध कारक। तो आपको अच्छी तरह से यदि समझ में न आए तो वीडियो स्किप करके आप फिर से दोबारा देखिएगा, 2 बार देखिए, इसको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं हमारा। चलिए, संज्ञा पढ़ाया गया इसमें, जो कि लगभग है ना आधा घंटा का लेक्चर था। ये भी कुछ उसी तरह का लेक्चर होगा हमारा, आधा घंटा का तो नहीं होगा, लेकिन मात्र है ना 20-25 मिनट का ये लेक्चर होगा हमारा। अगर आप लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया तो एग्ज़ाम में तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही ऑब्जेक्टिव से और ना ही सब्जेक्टिव से। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में लिखिए आप लोग को ये कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और भी व्याकरण के और भी सब्जेक्ट पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 7वां है हमारा अधिकरण कारक। स्टार्टिंग में ही बताए थे कि कारण कारक के जो है 8 भेद हैं, तो हम लोग 7वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं कि अधिकरण कारक किसको कहेंगे। तो अधिकरण का मतलब होता है आश्रय, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाएगा कि अधिकरण निम्न में से अधिकरण का अर्थ क्या होता है, इसलिए ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को लिए लिख दिया गया है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट लिख दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है, ना कि सब्जेक्टिव पर। जिस कारण से ये अगड़म बगड़ जो आप लोग को दिख रहा है ना, वो सब लिख दिया गया, तो इस पर आप लोग को कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वही समझना है। तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहेंगे, ठीक है। अधिकरण का मतलब होता है चलिए, अधिकरण का मतलब क्या होता है, आश्रय, ठीक है। तो अधिकरण कारक क्या होगा कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कारक कहेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग को याद कर लेना है। पहचानने का तरीका क्या है कि इसकी विभक्ति में क्या होगा कि और पर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसकी विभक्ति में क्या रहेगा, और या पर लगा हुआ रहेगा। विभक्ति चिन्ह बहुत मायने रखता है, ठीक है। अधिकरण में पर पे, या फिर में भी रह सकता है यहाँ पर, याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को, करण से अपादान को, के लिए, इस तरह से आप लोग को एक चार्ट बनाकर याद कर लेना है ताकि पहचानने में क्या हो, आसानी हो, और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए इसके अलावा क्या है कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, है ना, इस तरह का कुछ वर्ड आ जाए तो भी हम क्या कहेंगे, उसको अधिकरण कारक कहेंगे, ठीक है। तो इस सब पर ध्यान नहीं देना है आप लोग को, सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि में और पर आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक के अंतर्गत रखते हैं उसको। जल्दी बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अधिकरण कारक का पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जैसे वह पहाड़ों के बीच में है, तो यहाँ पर पहाड़ जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। मनु कमरे के अंदर है, तो कमरा जो होगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा।
महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जो होगा हमारा अधिकरण कारक होगा। चलिए अब अंतिम पर पहुंच चुके हम लोग। अब आप लोग को बोरिंग नहीं फील करना है, ठीक है। अगला है हमारा संबोधन कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति या वस्तु को बुलाने या पुकारने का पता चलता है, जैसे रे, अजी, अहो, अरे, ये सब जो वर्ड है ये किसको डिनोट करते हैं, तो ये डिनोट करते हैं हमारे संबोधन कारक को। जैसे हे राम मैं बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पर हे राम जो होगा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संबोधन कारक। बुला रहे हैं, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, तो अरे भाई क्या कर रहे हैं, किसी को संबोध कर रहे हैं, है ना, किसी को संबोधित कर रहे हैं, अरे भाई, अरे बच्चों शोर मत करो, ठीक है। अजी सुनते हो, इस तरह का जो वर्ड आ जाए तो अजी, अहो, अरे, ये सारे जो वर्ड आ जाते हैं तो यही हम क्या कहलाते हैं, इसी को तो हम संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। हे ईश्वर इन सभी नदियों की रक्षा करना, नादानों की रक्षा करना, तो यहाँ पर हे ईश्वर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि वैसे वर्ड, जिस वर्ड को हम संबोधन के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या होता है, संबोधन कारक होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हम कारक कर पूरा कमांड कर चुके हैं। इस तरह का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग आप लोगों के लिए सभी से लेकर आएंगे। लिंग अभी बचा हुआ है, वचन हो गया, इस तरह से कुछ टॉपिक बचे हुए हिंदी व्याकरण के, तो सभी पर बात करेंगे। तो आप लोग जल्दी कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।